आज हम केमिस्ट्री में एक न्यू पार्ट की स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअली हाफ केमिस्ट्री इसी की बेस के ऊपर, इसी बेस पे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली हम अलग से पढ़ते क्यों हैं, एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कैसे हुई। तो इसका एक जिम्मेदार है, इसका एक ही जिम्मेदार भाई साहब, कार्बन। अब कार्बन क्यों है, मतलब आप कोई भी चीज़ देखते हो मोस्टली, जैसे अपने कपड़े भी देखते हो, अपने अंदर से बॉडी के अंदर मसल्स है, स्किन, हमारे जो डीएनए होता है, हमारा जीन जो होता है, पॉलीमर्स, डाई, मतलब लगभग लगभग हर चीज़ में जब आप उसको डिटेल में देखते हो तो वहाँ पे हमें ये भाई साहब ज़रूर नज़र आते हैं, कार्बन, ठीक है, ये और एक हाइड्रोजन। ये दोनों अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ये तीन जो होते हैं ना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टार्ट होती है उसमें जो मेन रोल होता है वो कार्बन का होता है, हाइड्रोजन का भी होता है, लेकिन जो कार्बन आपको मतलब इतने मॉलिक्यूल बनाता है, ये कार्बन इतने अलग अलग टाइप से इतने मॉलिक्यूल बनाता है कि इस पे पूरी मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितने मॉलिक्यूल बनाता है ये, मतलब ओहो, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, है ना। तो जब इन सब चीज़ों को जब देखा कि भाई हर चीज़ में कार्बन हमें मिलता है, तो इस पे एक अलग से एक पूरी केमिस्ट्री बन गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसको मतलब जब कार्बन रिलेटेड कोई मॉलिक्यूल होता है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है, ठीक है। कोई भी कार्बन से रिलेटेड, है ना, CH2 करके हम बहुत चलेंगे आगे, इसमें CH3 करते बहुत चलेंगे इसके अंदर, ठीक है। एक्चुअली हम समझ रहे हैं कि कहाँ से एक्चुअली और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी शुरुआत हुई कहाँ से। तो चलो हमें ये तो पता है कि ये लगभग लगभग हर चीज़ में पाया जाता है, हमारी पूरी बॉडी में ये है, पॉलीमर, क्लोथ, राइट, तो हमें तो नॉर्मल पता है। अब एक्चुअली इसकी शुरुआत कैसे हुई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसकी एक्चुअली शुरुआत कैसे हुई। तो 70-80 में एक साइंटिस्ट थे, बेरिजिलियस, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने देखा कि जो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना, जो कार्बन रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं, एक्चुअली वो हम खुद क्रिएट नहीं कर सकते हैं, है ना। हम अब देखो 70-80 की बात है, तो उस टाइम तो हम यही बोलेंगे कि हम खुद क्रिएट नहीं कर सकते हैं एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो ये अपने मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन वाले, ये एक्चुअली इन नेचर में पाए जाते हैं, नेचर में हमें मिलते हैं, हम खुद से इसको क्रिएट नहीं कर सकते। अब नेचर में खुद से कैसे बनते हैं, तो उन्होंने बताया कि एक वाइटल फोर्स होता है, कोई ऐसे अनजान फोर्स, जैसे अगर आपने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा हो, तो वहाँ पर हमारे पास डार्क मैटर, डार्क एनर्जी होती है, जिसके बारे में हमें आज नहीं पता है कि क्या होता है, कि क्या होता है एनर्जी और क्या होता है डार्क मैटर। वहीं ये बात उस टाइम पर, अब 70-80 की बात है, तो वहाँ कैसे पता होगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो एक्चुअली बनते कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये नेचर है, इस नेचर में एक फोर्स है जिसके बारे में हमें नहीं पता एक्चुअली क्या उस टाइम पे, और उसके थ्रू हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। इसके बाद 1828 में हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि बेरिजिलियस जी, ये वाइटल जो फोर्स की बात आप कर रहे हो, जैसे 1820 में थे, जैसे F वूलर नाम था उनका, उन्होंने कहा कि नहीं सर, कोई वाइटल फोर्स नहीं है, इसको एक्चुअली हम लैब में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने एक करके भी दिखाया था, उन्होंने अमोनियम साइनेट लिया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, अमोनियम साइनेट, ठीक है, अमोनियम साइनेट, और इसको लैब से इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज किया, ठीक है, ये अपना CO, तो इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको चेंज किया, यूरिया। तो जब इन्होंने ये करके दिखाया तो इनका काफ़ी नाम हुआ। तो उसके बाद 1848 में, फिर 1852 में, 52 में दो साइंटिस्ट और थे, उन्होंने फिर से कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया। तो वहाँ ये बात हुई कि नहीं सर, हम लैब में भी कोई वाइटल फोर्स की ज़रूरत हमें नहीं है, हम लैब में भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो एक्चुअली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कार्बन हमारा जो है, तो ये एक्चुअली वहाँ से शुरुआत हुई इस चीज़ की कि हाँ, हम ये जो है वो हम लैब में भी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद तो हमने बहुत सी मतलब
आज जो भी आप केमिकल्स देखते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल ही जाता है, ठीक है। अब जिसमें जो अपने पास जो कार्बन होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं वो देखते हैं। इसमें हमारे पास जो कार्बन की जो प्रॉपर्टी आती है वो सबसे पहले आती है कि कार्बन की शेप हमें किस किस फॉर्म में मिल सकती है, कौन से मॉलिक्यूल में हमें कार्बन किस किस शेप में मिल सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली हमें लीनियर, ट्राइगोनल, टेट्रा भी हेड्रल ऐसा मिल सकता है ना। मोस्टली क्या होता है टेट्रावैलेंट टाइप में होता है, क्योंकि हमारे पास कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। और ये जो लास्ट ये जो वैलेंस सेल होता है, ये मैंने पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पढ़ा था। केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली इसमें अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा थोड़ा कार्बन को समझने के लिए, वहाँ हमने इसको डिटेल में समझा था एक्चुअली, ठीक है। तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो अगर हम 1s2 को इधर रखें, हमें पता है कि ये जो होते हैं ऐसे, ये 2s का इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन रिकैप कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये इस टाइप में होता है। फिर हम कहते हैं कि जो वैलेंस सेल होता है, जो लास्ट सेल होता है किसी एटम का, तो उसमें क्या करते हैं ये एक दूसरे को मतलब कंपनी देने के लिए एक ही एनर्जी में आ जाते हैं, है ना, सेम एनर्जी में हो जाते हैं ये, सेम एनर्जी में। और जो ये अपने पास ये 2s जो होता है ये अपने एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज देता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसको हमने डिटेल में पढ़ा था उसमें, ठीक है। एक्चुअली हम शेप समझ रहे हैं, तो इसकी शेप जो हमारे पास इस टाइप की होती है, अलग अलग टाइप की, वो क्यों होती है वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन रोल आता है वो हाइब्रिडाइजेशन का आता है, जिसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो एक्चुअली हमारे पास ये 2p हो जाता है, 2p एंड 2p, ठीक है। तो मोस्ट, क्योंकि इसमें देखो अगर देखो तो इसके जो लास्ट सेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हाफ फील्ड होता है। तो अगर तो हर एटम क्या ट्राई करता है, स्टेबल होने की ट्राई करता है। क्या तो ये चारों एटम को ये निकाल दे, है ना, क्या तो ये चारों एटम को निकाल दे, 1s2 रह जाए। क्या है ये हो सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये अपने जो है फुल फील्ड हो जाए। तो मोस्टली अगर आप देखो तो कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, ठीक है, अगर आप ध्यान से मतलब एक नॉर्मल से एक थ्योरी लगाओ, तो अगर एक एटम इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, ऐसे होता तो नहीं है एक्चुअली। पर देखो अगर ये चारों एटम हर तरफ से आ रहे हैं, जो इससे जुड़ने आ रहे हैं, तो इसको स्टेबल काफ़ी कर देंगे ना। मतलब मे बी थ्योरी है, ठीक है, मतलब अगर एक एटम इधर से आ रहा है, एक एटम इधर से आएगा, ऐसा हो, और एक एटम इधर से आएगी, तो कहीं ना कहीं कार्बन को ये स्टेबल काफ़ी कर देता है। मे बी शायद तभी हमारे पास जो कार्बन होता है वो मोस्ट इसलिए स्पेशल होता है कि उसकी 4 वैलेंस होता है इसका, और काफ़ी मतलब छोटा होता है, और काफ़ी मतलब स्टेबल भी होता है ये। अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से जोड़ दो और काफ़ी स्टेबल भी हो जाएगा, इसलिए शायद हमें हर जगह हमें कार्बन मिलता है ना। ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, मतलब ऐसे है कि इतना, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसमें एक बात देखी जाए तो कार्बन इतना स्पेशल क्यों होता है, क्योंकि हर एटम अगर इसकी जो 4 वैलेंसी है, अगर देखो चारों तरफ से, अगर जो हमारे पास न्यूटन का जो फोर्स होता है रिएक्शन का, वापस उतना ही रिएक्शन हमें मिलता है, फोर्स का उतना ही डबल फोर्स हमें वापस मिलता है, रिएक्शन फोर्स में मिलता है। तो अगर हम यहाँ से एक एटम आया, ये यहाँ से एक एटम आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से, तो इसको स्टेबल करता है कहीं ना कहीं, है ना, हाफ फील्ड या फुल फील्ड करके, तो काफ़ी, तो इसलिए हमारे पास कार्बन अलग से हम स्पेशल इस पर बात करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि ऐसी शेप में आ रहे हैं, एक्चुअली इनकी अलग अलग शेप होती है, टेट्राहेड्रल, लीनियर, ट्राइगोनल, इनके बीच में अलग अलग बॉन्ड एंगल होता है एक्चुअली, ठीक है। तो हमने एक्चुअली बात तो ये कि कार्बन स्पेशल क्यों है, हाँ, कार्बन ही क्यों मौजूद होता है हर मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है एक्चुअली, ठीक है। और जिसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, हर कोई उसी के साथ जुड़ने की ट्राई करता है ना, जो स्टेबल हो तो उसके साथ ही रहना अच्छा लगता है सभी को, अनस्टेबल के साथ कौन रहे, है ना। तो ये हमने एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन में देखा था केमिकल बॉन्डिंग में कि ये हमारे पास 2s, अब यहाँ पर क्या क्या बन सकता है, sp, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन हो, sp2, sp3, तो हमारे पास इस टाइप से बनता है। तो हमारे पास क्या क्या बनता है इसमें, sp भी बनता है, sp2 बनता है और sp3। तो ये तीनों टाइप के हमारे पास इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमारे कार्बन के मॉलिक्यूल में मिलते हैं हमें, ठीक है, लीनियर, ट्राइगोनल एंड टेट्राहेड्रल। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, कार्बन के अगर आपको जानना हो कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी, तो हम बता सकते हैं। कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हम बहुत ईजिली बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं होते हैं एक्चुअली,
है ना, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होते, ये फुल एकदम खुला होता है कि कोई भी आके इधर से जुड़ो मुझसे, ठीक है ना, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन में शेयर करूँ आ जाओ। तो ये इसके पास कोई लोन पेयर टाइप से कुछ मिलता नहीं है, सभी के साथ कनेक्ट हो जाता है ये और स्टेबल हो जाता है। तो मोस्टली क्या होता है, जैसे हमारे पास ये है CH3 अपने पास, ठीक है, और ये CH3 है। तो हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है एक्चुअली। तो इसमें सिंपल सा रूल है, अगर कार्बन 2 एटम से जुड़ा हो, जैसे ये तो चलो 4 से जुड़ा हो, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हो, एक इससे जुड़ा हो, एक इससे जुड़ा हुआ है। अगर कार्बन 2 एटम से जुड़ा हो, अगर कार्बन 3 एटम से जुड़ा हो और लास्ट में 4 एटम से जुड़ पाएगा, ये 4 वैलेंसी है इसकी, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 चाहिए इसको। तो अगर 2 से जुड़ा है तो वो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp, दैट मीन्स होगा उसकी जो शेप होगी वो लीनियर होगी। अगर कार्बन 3 एटम से जुड़ा हो तो उसका sp2 ट्राइगोनल, 4 एटम से जुड़ा हो तो sp3 टेट्राहेड्रल, ये इसकी शेप होगी। ये मतलब हम कार्बन का हम डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे इसमें देखो ये जो है एक्चुअली चार एटम से जुड़ा है, एक इधर कार्बन से, एक हाइड्रोजन इधर, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3, इधर भी sp3। अगर हम और देखें तो यहाँ अगर हम देखें तो ये कार्बन जो है 3 से जुड़ा हुआ है, इससे, इससे और इससे, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 और इसका भी sp2। और अगर देखें, अगर हम इस टाइप से देखें तो ये एक्चुअली इससे जुड़ा हुआ है 2, एक इससे जुड़ा तो इसका होगा sp, दोनों का होगा sp। तो इसका हम मतलब इसका एक सिंपल तरीका है एक्चुअली, है ना, ऐसे हम ऐसे होता तो नहीं है हाइब्रिडाइजेशन निकालना, पर इसकी जो वैलेंसी है उसके कारण हम इजीली बता सकते हैं कि इसका sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, ठीक है, सिंपल। हाइब्रिडाइजेशन जो हमने पढ़ा था वो हमें एक्चुअली काफ़ी चीज़ों के बारे में बताता है कि स्टेबिलिटी कितनी हो सकती है, मोर स्टेबल है या नहीं है, काफ़ी चीज़ें हमें बताता है एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो ये इसकी हुई शेप एक्चुअली हमें किस किस शेप में, किस किस हाइब्रिडाइजेशन में हमें मिल सकता है, जो कार्बन का जो मॉलिक्यूल है, तो हमें 3 टाइप में हमें एक्चुअली मिल सकता है, ठीक है। हाँ, इसमें एक बात और है, जो अपने पास ये हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, sp2, sp3, इसमें मोर स्टेबल कौन होता है, मोर पावरफुल कौन होता है? तो जो s ऑर्बिटल जो होता है ना, वो स्पेयर होता है। जैसे अपने पास थोड़ा सा रफ करता हूँ, जैसे s जो होता है वो जो न्यूक्लियस होता है उसके सबसे पास होता है, ठीक है, जो s होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। तो अगर देखो, अगर चलो इधर देखते हैं, हमारे पास ये न्यूक्लियस है तो सबसे पहले सबसे पास होता है इसका 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ अगर आप देखो तो जो sp है दैट मीन्स न्यूक्लियस के पास जो s है वो सबसे नज़दीक है। तो मोर जिसमें पावरफुल होगा, जिस पे पास मोर फोर्स होगा, एक्चुअली हम इसमें अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखें तो इस तीनों में से सबसे ज़्यादा किसकी होगी, sp की, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है, ठीक है, ये है न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के पास है, दैट मीन्स इसका जो फोर्स है खींचने का वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ अटैच है ये, पता ना कि क्योंकि सबसे ज़्यादा फोर्स जो न्यूक्लियस का लग रहा है वो इसके ऊपर ही लग रहा है शुरू में, ठीक है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर इसमें देखें और मोर स्टेबिलिटी इसमें देखें तो इसके पास जो न्यूक्लियस के पास जो सबसे पास होगा उसकी होगी। तो इसमें देखो sp हमारे पास आएगा, इसके बाद देखें तो sp2, क्योंकि p के 2 ऑर्बिटल हम ले रहे हैं और s के 1 हम ले रहे हैं, और इस हिसाब से, ठीक है। देखो इसमें अगर आप ओनली कॉमन सेंस लॉजिक देखो तो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस के पास जो होगा, सबसे पास जो होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसका जो फोर्स होता है न्यूक्लियस का बहुत पावरफुल होता है, तो ऐसे चीज़ों को रोक के रखता है, स्टेबल करके रखता है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या हम स्टेबिलिटी देखें तो दोनों यही होती है, दोनों का जो क्रम होता है तो वो यही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कि कार्बन की जो शेप होती है उस शेप में जो मोर स्टेबल कौन होता है वो हमने समझा। अब हमारे पास आता है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये हमने एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग में
डिटेल में पढ़ा था कि क्या होता है, बड़ा सिंपल है एक्चुअली। हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ये किसी भी ऑर्बिटल से, किसी भी एटम के या मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल्स आपस में हेड और मिलते हैं, जैसे ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है और एक और पी ऑर्बिटल का हमें ऐसे बना, तो ये हमारे पास बनता है सिग्मा बॉन्ड। पढ़ा था, रिकैप हो रहा थोड़ा थोड़ा। और अगर हमारा पी ऑर्बिटल ऐसे हो और ये आपस में ऐसे कनेक्ट हो रहे हो, मतलब सॉरी ऐसे तो नहीं, अगर ये ऐसे कनेक्ट हो रहे हो तो इनके बीच में जो साइड वाइज ये कनेक्ट हो रहे हो तो यहाँ पे बनता है पाई बॉन्ड। ठीक है, ये हमने एक्चुअली पढ़ा था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये हमें पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन में एक्चुअली हम बता सकते हैं, तो हर सिंगल बॉन्ड, कहीं भी सिंगल बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड, और वहीं अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहाँ होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, ये हमने पढ़ा था एक्चुअली। तो अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखें, अगर वही एग्जाम्पल हम वापस उठा के देखें कि सिंगल, सॉरी इसमें तो नहीं, ठीक है, तो अगर हम इसमें बताएं कि सिंगल बॉन्ड कितने हैं, तो सॉरी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो हम सिंगल बॉन्ड को देख सकते हैं। तो एक बॉन्ड ये है, 2, इसमें भी एक सिंगल बॉन्ड है, 3, 4, 5, तो इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड हैं। ठीक है, वहीं अगर हम इसमें पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड ओनली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में होता है। तो यहाँ देखो तो हमारे पास एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इस टाइप से हम अगर कोई हमें कार्बन दिया हो, कार्बन का मॉलिक्यूल दिया हो, तो हम देख सकते हैं कि डबल है, ट्रिपल है, तो हम पाई बॉन्ड बता सकते हैं कितने, और सिग्मा, ये सिंपल है एक्चुअली, है ना। अगर हमें ऐसे दिया हो हाइड्रोजन है तो इसमें ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2, 3, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 पाई बॉन्ड हो गए। सिंपल, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। एक्चुअली हमने इसमें अभी तक जो पढ़ रहे हैं वो रिकैप ही हो रहा है एक्चुअली, हमने इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं इसको डिटेल में कि हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सब कुछ क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, अब इसमें अगर हम एक बात और आती है, इसमें रोटेशन की बात आती है कि अगर कार्बन ऐसे हमारे पास ऐसे जुड़ा है, ठीक है, एक तो हमारे पास ये कार्बन है, ठीक है, और एक हमारे पास ये कार्बन है, तो इसमें कौन रोटेशन कर पाएगा, मतलब कौन ऐसे अगर हम इसको घुमाएं तो कौन रोटेशन कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा। तो एक्चुअली जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड वाला होता है अपने पास, ये इजीली रोटेट कर सकता है ना। अगर इसको हम ऐसे करें तो ये इजीली रोटेट कर लेगा इसके साथ। ठीक है, ये इजीली रोटेट कर सकता है। लेकिन वहीं अगर हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, 2 जुड़े होते हैं। अगर अब इसको हम रोटेट करने की ट्राई करेंगे तो कहीं ना कहीं ये ब्रेक होगा, है ना। कि डबल बॉन्ड में देखो, इसमें अगर एक फोर्स लगेगा एक्चुअली, इसको पर कोई रिपेल फोर्स लगेगा एक्चुअली, जो इसको रोकेगा रोटेट होने के लिए, मतलब रोटेट होने से। तो जब इसको ये रोटेट होने की ट्राई करेगा तो फोर्स पे विपरीत फोर्स होता है, अपोजिट जो फोर्स इस पर लगेगा, तो उसका नहीं ब्रेक हो सकता है। दैट मीन्स इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड का जो रोटेशन है वो पॉसिबल होता है। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का जो रोटेशन होता है वो कार्बन मॉलिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो, अब इतना तो हमने जो पढ़ा है वो एक्चुअली इसका बेसिक था, है ना, ये पहले आ चुका है। ठीक है, ये पहले हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं हम इसको। अब जो आता है वो एक्चुअली आता है कि कार्बन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको हम कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा है यार ये कार्बन की मॉलिक्यूल, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत लेंथी है, इसमें बहुत से मॉलिक्यूल हैं। अब अगर बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर, तो एक्चुअली इनकी अगर टाइम सेविंग करना हो हमें, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो बेटर ही है ना। हम बहुत सी चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इसलिए अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें तो उतना ही बेटर, मतलब शॉर्ट तरीके में उसको अगर हम एडजस्ट कर सकते हैं तो हमारे पास उतना ही बेटर होता है। तो इसके 4 टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। एक तो होता है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एकदम कंप्लीट दिखाना उसको। एक होता है कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मतलब जो कंप्लीट को दिखाया उसको छोटा कर दो। एक हमारे पास होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जिसको हम लाइन के थ्रू हम उसको शो कर सकते हैं। और एक होता है हमारे पास 3D रिप्रेजेंटेशन, कि हम जो 3D मतलब एक्चुअली जो मॉलिक्यूल वो किस शेप में है, 3D में कैसे है। ठीक है, जो इसमें जो सबसे पहले आता है हमारे पास आता है कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अगर मान लो हमारे पास ये है CH3, CH2, CH3, ठीक है, ये हमारे पास एक
मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब एक तरीका ये है कि हम इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे इसको पूरा एकदम पूरा दिखाने का, ठीक है ना, इसकी 4 वैलेंसी होती है, ठीक है, मतलब 4 वैलेंसी होती है, 4 जगह ही अटैच हो गई। और यहाँ पर हमारे पास एक और कार्बन आया, एक हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन आया, एक और आया। तो ऐसे एकदम पूरा खोल खाल के इसको, मतलब एक सिंगल बॉन्ड ऐसे जो रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली इसकी है वो शो करो, ठीक है। अगर इसमें अदर कोई आइटम आता है, जैसे ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, ठीक है, इसमें अगर और कोई आइटम आता है और उसके ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, अगर इसके ऊपर लोन पेयर है तो आपकी मर्जी है, लोन पेयर आप शो करना चाहो तो कर दो, नहीं करना चाहो तो ना करो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। एक्चुअली इसमें जो मेन जो होता है वो होता है बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन करना, ठीक है, बॉन्ड को प्रेजेंट करना इसके अंदर, तो एक टाइप से होता है कंप्लीट ही। अब जो फिर सेकंड आता है इसमें कंडेंस, ठीक, कंडेंस इसमें आता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें बस जैसे हमने इसको खोल के ऐसे लिखा ना, इसको वापस ऐसे कर दो, मतलब जहाँ अगर हमारे पास ऐसा कोई हमें मॉलिक्यूल दिया हो तो उसको इस फॉर्म में लिख दो, है ना, उसको ऐसे छोटे फॉर्म में लिख दो, कंडेंस करके इसको लिख दो। तो ऐसा होता है कि ओपन, ये कंडेंस हो गया इसका। अगर हमें ऐसा दिया हो, अगर इसको बोले कि कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर हमें ऐसा दिया हो इसको लेकिन कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। थर्ड हमारे पास आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। उसमें आता है कि इसको हम बाय लाइन से प्रेजेंट कर दें, मतलब अगर हमारे पास देखो तो हम इस टाइप से इसको मान लो, ठीक है, और बीच में हमारे पास मान लो कि अदर आइटम भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। जितने भी पीक पॉइंट है ना, डाउन पॉइंट, ये पॉइंट पीक पॉइंट है, डाउन पॉइंट, ये हमारे पास होते हैं कार्बन, ठीक है, ये हमारे पास है कार्बन। तो देखो ये सब कुछ इजी करने के लिए है एक्चुअली, हालात को इजी करने के लिए है एक्चुअली, है ना, क्योंकि बहुत से लेंथ इसमें मॉलिक्यूल होते हैं और उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें अलग अलग इसको में ट्राई करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी वैलेंसी भी देखनी पड़ेगी, है ना, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा ऐसे। तो अगर यहाँ देखो ये 1 से जुड़ा हुआ है फिलहाल, तो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये 3 से जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन से। ये 2 से जुड़ा हुआ है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, CH2। ये भी 2 से जुड़ा है तो CH2। ये भी देखो, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर इसको हम CH लिखेंगे क्योंकि इसमें Br भी जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्चुअली, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है CH2, ये तो बस बताने के लिए कि अगर इसकी वैलेंसी देखो यहाँ पर कंप्लीट होती है, बस हमें रिप्रेजेंट करना है एक्चुअली इसको कि हाँ ऐसा होता है। तो एक्चुअली हम इसको लाइन के थ्रू इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, इसका कंडेंस का देखो एक सॉरी मैंने थोड़ा सा, अगर इसको और ध्यान से समझें, ठीक है, अगर कंडेंस को थोड़ा और तरीके से समझें, अगर हमारे पास ऐसे दिया हो तो हाइड्रोजन 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 C है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हमें इस टाइप में दिया हो तो, अगर इतना बड़ा हमें मॉलिक्यूल दिया हो तो देखो कितना सिंपल हो जाता है ना, कि ये जो पूरा का पूरा जो मामला है ये सेम है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 कितने हैं, 1 2 3 4 लिख देंगे, CH3, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं एक्चुअली। ये एग्जांपल थोड़ा दिमाग से निकल गया था, तो इसको हम एक्चुअली ऐसे भी लिख सकते हैं, कंडेंस वाले जो फॉर्म होती है। तो कंडेंस मतलब इतना कोई कॉमन हो तो उसको एक साथ लिख दो, अगर इसके आगे CH3 अगर और कुछ चलता जाए तो उसको ऐसे कॉमन, ऐसे ब्रैकेट में करके कॉमन भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमने कंप्लीट देख लिया, कंडेंस देख लिया, बॉन्ड लाइन देख लिया, 3 टाइप से हम को रिप्रेजेंट कर सकते। एक और रिप्रेजेंट करने का हमारे पास होता है 3D वाला। इसमें अगर हम 3D रिप्रेजेंटेशन देखें, इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो मॉलिक्यूल होता है वो ऐसे तो है नहीं कि हमारे पास ऑन पेपर ऐसे ही होता है, वो भी और रियल में भी ऐसा ही हो, ऐसा तो ज़रूरी है नहीं, क्योंकि 3D शेप में होता है ना।
ये तो हमने केवल ऑन पेपर शो करने के लिए हमने ऐसा शो किया है, लेकिन रियल में अगर देखें तो बीच में कहीं हमारे पास एटम होता है कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन इधर से, एक इधर से, और एक पीछे की तरफ होता है ना, एक पीछे की तरफ होता है। तो इसको शो करने के लिए एक तरीका है कि जो पीछे वाला है, सॉरी जो आगे वाला है, जो पहले आगे आएगा, तो उसको तो हम ऐसे डार्क लाइन से, ठीक है, इसको हम एक डार्क लाइन से इसको शो कर देंगे, ठीक है। बाकी साइड वाले तो साइड में रहेंगे, बाकी साइड वाले तो साइड में जो ऑन पेपर हमें शो होते हैं। और जो पीछे वाला है, जो पीछे जो एक तो मतलब अगर ऐसे कार्बन है बीच में, तो एक तो ऐसे आ गया होगा, एक साइड में होगा, एक ऊपर होगा, लेकिन एक पीछे भी तो होगा ना 3D में अगर हम देखें। तो बस यही है, अगर पीछे जो वाला है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, उसको हम डॉट से शो कर देंगे कि भाई एक पीछे है, ये आगे वाला है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मतलब एक इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम पीछे वाले को रिप्रेजेंट करें डॉट से, आगे वाले को हम डार्क लाइन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो ये 4 टाइप से हम कार्बन के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन देखें कि किस किस टाइप में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ कैटेगरी हैं जो हमारे पास जो कार्बन के मॉलिक्यूल हमारे पास जितने भी होते हैं उनको हमने क्लासीफाई कर रखा है। तो देखो एक टाइप का होता है हमारे पास, पहले 2 टाइप का होता है, क्या तो साइक्लिक होगा, क्या एलिफैटिक होगा। फिर हमने साइक्लिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक और इनको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है, हेट्रो मतलब एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, ये भी होमो एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, सॉरी एरोमेटिक। और एरोमेटिक में हमने बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड हमने इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि एलिफैटिक क्या होता है, तो थोड़ा सा जगह की कमी के कारण ऊपर का थोड़ा रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम देखें कि एलिफैटिक क्या होता है। एलिफैटिक सिंपल होता है ना, चेन में हो, ऐसे हमारे पास चेन में हो, मतलब खुला ओपन चेन हो, ठीक है। ऐसे अगर हमारे पास ओपन चेन हो तो इस टाइप के जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन के, तो उनको हम एलिफैटिक ओपन चेन भी इनको कह सकते हैं कि इस टाइप में हमारे पास ये एलिसाइक्लिक एलिफैटिक नॉट एलिसाइक्लिक। तो हमारे पास एलिफैटिक टाइप के हमारे पास ये ओपन चेन के हमारे पास ये मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है एलिफैटिक। अब साइक्लिक क्या होता है, अब साइक्लिक की थोड़ा और करना पड़ेगा। अगर हम साइक्लिक को देखें तो जो साइक्लिक होता है इसी को चेन में बंद कर दो, इसी को बंद कर दो, एक्चुअली ऐसे कर दो इस टाइप से, जैसे ये हमारे पास इधर एक कार्बन था, इधर एक कार्बन था, इनको आपस में क्लोज कर दो, ऐसे बंद हो गया, क्लोज चेन। रिंग टाइप है ना, जितने भी अगर मॉलिक्यूल रिंग टाइप में होंगे ना तो हमारे पास वो साइक्लिक में आएंगे, साइक्लिक क्लोज चेन, ठीक है, क्लोज चेन। इसमें अगर हम आगे देखें तो इसमें हमने साइक्लिक भी 2 टाइप के होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक में क्या होता है कि अगर इस चेन में क्लोज होगा तो क्लोज चेन है ना, अगर साइक्लिक आ गया तो क्लोज चेन ही होगा। तो इसमें क्या होता है, अगर ऐसे कोई चेन है और उसमें अगर ओनली कार्बन है, ठीक है ना, ओनली कार्बन है, तो वो इस जितने भी टाइप के होते हैं होमोसाइक्लिक, ठीक है। जितने भी हमारे पास इस टाइप के होते हैं वो हमारे पास होते हैं होमोसाइक्लिक। इसमें भी हमारे पास होमोसाइक्लिक में 2 टाइप के आते हैं, एक तो होता है हमारे पास एलिसाइक्लिक, एक होता है हमारे पास एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या होता है तो क्लोज चेन ही है, ठीक है ना। जगह काफ़ी कमी है यार ठीक है। तो इसमें एलिसाइक्लिक में क्या होता है, अगर हमारे पास मान लो यही कंपाउंड है, ठीक है, यही कंपाउंड है ऐसे इस टाइप से, तो इसमें क्या है कि हम इसमें एलिफैटिक जो होते हैं ना ओपन चेन वाला, वो इसमें सिस्टम होता है एक्चुअली। हम इसको ओपन चेन की तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ओपन चेन थी, अब इसको ओपन करके हम लिख सकते हैं एक्चुअली। वैसे भी अगर हम देखें कार्बन है इस पर H3 मान लो, इस पर CH, ठीक है, CH, एक पे हमारे पास NH2 जुड़ा हुआ है और CH, या एक इधर जोड़ दो, चाहे इस पे जोड़ दो लास्ट में
NH2, तो किसी टाइप से जुड़ते, मतलब इसको हम ओपन चेन में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी जो क्वालिटी होती है एलिसाइक्लिक की, वो एलिफैटिक जो हमारे पास था ना ओपन चेन, उस टाइप से होता है। इसको हम क्लोज चेन को ओपन करके भी लिख सकते हैं इस टाइप पे, ठीक है। ये हमारे पास होता है एलिसाइक्लिक, ठीक है ना। लेकिन इसको अलग से क्यों लिखा, क्योंकि जो क्वालिटी मतलब ये क्लोज चेन में होता है, वो हमारे पास एलिफैटिक तो ओपन चेन में होता है, बस इसको इसलिए हम इसको थोड़ा सा अलग से लिखा, क्योंकि ये हमें क्लोज चेन में मिलता है, ठीक है। अब जो एरोमेटिक होता है हमारे पास जो बेंजीन होती है, ठीक है। इसमें बहुत डिटेल में एक डिस्कशन होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास होता है कि यहाँ पर बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसमें जो बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड होते हैं एक्चुअली, ठीक है। और डीलोकलाइज होते हैं, मतलब ये ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं वैसे इसको, ठीक है ना। ऐसे मूव करते रहते हैं ऐसे, ठीक है ना। जो पाई बॉन्ड होते हैं इसके अंदर ये मूव करते रहते हैं। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे पास एरोमेटिक में आते हैं, ठीक है। एरोमेटिक में आते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता हो। रेजोनेंस आ गया आएगा आपके कि रेजोनेंस क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। 6 कार्बन की हमारे पास बेंजीन रिंग है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, लगातार इसमें मूव कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड में भी वही बेंजोनॉइड एंड नॉन बेंजोनॉइड, तो इस पर भी डिटेल डिस्कशन है। बस ये मान लो, अगर क्या बोलते हैं, जो एरोमेटिक होते हैं इसमें जो बेंजोइड होते हैं इसमें कार्बन का रोल आ जाता है, नॉन बेंजोनॉइड में हमारे पास कार्बन का रोल नहीं आता है एक्चुअली, ठीक है। नॉन बेंजोनॉइड में होगा उसमें वो बेंजीन रिंग नहीं होगी एक्चुअली, हमारे पास इस टाइप से हो सकता है, हमारे पास इस टाइप से मिल जाए, ठीक है। इस टाइप से मिल जाए, मतलब बेंजीन रिंग ना हो, ठीक है ना, बेंजीन रिंग ना हो, ये बेंजोनॉइड होगा। इस टाइप से भी मिल सकता है हमें कंपाउंड, इस टाइप से, है ना, इस टाइप से हमें मिल सकता है। मतलब बेंजोनॉइड तो हमारे पास हो जाता है जो बेंजीन हो, इस टाइप से बेंजीन रिंग हो, और नॉन बेंजोनॉइड हमारे पास हो जाता है जिससे वो बेंजीन रिंग ना हो, मतलब इस टाइप से किसी भी टाइप में हो सकता है। बहुत स्ट्रक्चर होते हैं इसके, पता नहीं कितने मतलब बहुत अनकाउंटेबल इसके स्ट्रक्चर होते हैं। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर बेंजीन है तो बेंजोनॉइड, बेंजीनॉइड तो बेंजीन, नॉन बेंजोनॉइड मतलब बेंजीन रिंग ना हो, उसके अलावा हो। तो ये हमारे पास होता है होमोसाइक्लिक में। लेकिन सब में एक कॉमन बात ही है, सॉरी ये नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा, इसमें कार्बन होना जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन बेंजीन रिंग, एक्चुअली बेंजीन रिंग इसमें एरोमेटिक में होना जरूरी है, और इसमें नॉन बेंजीन, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा होमोसाइक्लिक। अब जो हेट्रो वाले में आता है हमारे पास, ठीक है, जो हेट्रो वाले में हमारे पास आता है सिस्टम, तो इसका मतलब है इसमें होमोसाइक्लिक में हमारे पास डिमांड थी कि कार्बन हो, है ना, कार्बन जो चेन में हो तो वो कार्बन जरूर होना चाहिए, कार्बन के अलावा हमारे पास दूसरा नहीं चलेगा, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल है ना, ये थोड़ा इसमें नहीं था, ये मैंने जो एग्जाम्पल लिया था एक्चुअली ये इसमें नहीं था, एक्चुअली यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। ये मतलब ये हेट्रो में था एक्चुअली, थोड़ा सा इधर आ गया। अब लास्ट जो हमारे पास बचता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स, वो हमारे पास आता है हेट्रोसाइक्लिक। इसमें भी एलिसाइक्लिक एरोमेटिक होता है। बस इसमें है कि जो हमारे पास जो क्लोज चेन होती है ना, उसमें हमारे पास जो क्लोज चेन होती है, तो इसमें वो नीड नहीं होती है कि इसमें आपके पास सभी कार्बन हो, अदर आइटम भी आ सकते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन है तो हमारे पास नाइट्रोजन भी आ सकता है। और एलिसाइक्लिक एलिफैटिक टाइप में, मतलब ओपन चेन में हम इसको लिख सकते हैं, है ना। इसको हम ओपन चेन में ऐसे लिख सकते हैं, इसको वापस कन्वर्ट करके, ठीक है। ये तो हमारे पास एलिसाइक्लिक तो इस टाइप से आता है। और वही एरोमेटिक में क्या हो जाएगा, बस एरोमेटिक में उसमें था कार्बन, सभी में कार्बन था। इसमें हमारे पास सिंपल सी बात है, इस टाइप के एग्जांपल आ जाए, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे इसमें रिवॉल्व करेंगे एक्चुअली, ठीक है। जो हमारे पास किसी भी टाइम में हो सकता है यार, ये जुड़ के भी हो सकता है एक्चुअली, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो एक्चुअली। तो इस टाइप की हमारे पास एरोमेटिक, एक्चुअली एरोमेटिक में भी काफ़ी एक डिटेल डिस्कशन होता है, ठीक है ना। इस पर भी हमारे पास एक डिटेल डिस्कशन होता है, लेकिन फ़िलहाल हमने इसकी क्लासिफिकेशन ही समझने की ट्राई की, कितने टाइप के हमारे पास जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और डिफरेंट टाइप में हमें मिलते हैं। तो डिफरेंट टाइप में जो हमारे पास कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम किस नाम से हम उसको डिनोट करेंगे, किस नाम से उनको पुकारेंगे एक्चुअली। तो अगर कार्बन हो टोटल पूरी चेन में, पहले बात तो एलिफैटिक आएगा, एक ओपन चेन आएगी इस टाइप से,
दूसरा हमारे पास है क्लोज चेन। दो टाइप के हमारे पास आते हैं। तो ये तो चलो हमें नॉर्मल पता है लिफेटिक होगा। अगर दूसरा अगर हम देखें क्लोज चेन में, तो अगर कार्बन मौजूद है ओनली, अगर ओनली कार्बन है अंदर चेन में, तो वो हमारे पास होता है होमो। अगर एक भी अगर हमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी मिल जाता है तो वो हो जाता है हेट्रो। उसी में वही एलिसाइक्लिक ओपन कर दो इसको, और जो एरोमेटिक है वो बेंजीन होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होना चाहिए ना, ये आपके आगे आएगा। हमने फिलहाल यहाँ पर क्लासिफिकेशन को ही समझा है। कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स कुछ स्पेशल ग्रुप है ना, जैसे हमारे पास स्पेशल ग्रुप, जैसे कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हमारे पास एस्टर, ठीक है, ये हमारे पास कुछ इसमें स्पेशल ग्रुप होते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। ये आपके आएगा, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्चुअली। अगर आप जब इनका नाम निकालते हो ना कार्बन का, नॉर्मली हमारे पास ये कार्बन को जो हम नॉर्मल देखते हैं ना, कार्बन कार्बन कार्बन, हमें ये नहीं मिलता एक्चुअली। तो बहुत सिंपल है ना। इसमें तो हम बता सकते हैं कि इसके आगे आप पढ़ते हो कि इसका नाम हम कैसे निकालते हैं, कार्बन के मॉलिक्यूल्स का उनका नाम निकालने का IUPAC नोमेनक्लेचर होता है, वो हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल जो इसमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे इस टाइप में काफ़ी होते हैं, 20 के समथिंग होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं वो एक्चुअली 19, 18 या 15 के समथिंग होते हैं। उसमें जैसे कि कुछ टाइप की हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हाइड्रोक्सिल OH है, COH हो के COR, अलग अलग नाम है इनके, ठीक है। जब इनका हम नाम जो नोमेनक्लेचर करते हैं कार्बन के मॉलिक्यूल को, जब हम नाम निकालते हैं तो ये बहुत आते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। ये हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इन्हीं की बेस पे मान लो, जैसे ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक है, ये एल्कोहल हमारे पास होता है, कीटोन होता है, एस्टर होता है, एमेंस होता है, नाइट्राइट होता है, एल्किन एल्किन। तो इस पे ये हैं तो अलग से ही, ठीक है ना, ये मतलब अलग अलग हैं, ये जो कार्बन मॉलिक्यूल के साथ जुड़े होते हैं, इन पे अलग से इनके पे चैप्टर भी हैं, अलग से इनको एक ले लेकिन इनके ऊपर चैप्टर भी है। और हमारे डेली लाइफ में तो हर जगह में नज़र भी आती हैं ये चीज़ें। तो अब इन चीज़ों को हम समझेंगे एक्चुअली आगे जाके। अभी तो हम केवल समझ रहे हैं कि कुछ एक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन है, तो नॉर्मल हम ये देख रहे थे फिलहाल, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, या ये जुड़ जाएगा, या ये जुड़ जाएगा, या और हमारे पास क्या हो सकता है, ये एस्टर जुड़ जाए। तो हमारे पास ये ऐसे मतलब कार्बन की चेन होगी, हमें कहीं बीच में जुड़ा हुआ हमें इसमें मिलता है। ये सब जो जितने फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ही जुड़ते हैं जो पूरी प्रॉपर्टी होती है उस मॉलिक्यूल की वो अलग हो जाती है, ठीक है। और उन्हीं अलग प्रॉपर्टी को हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ते भी हैं, ठीक है ना, अलग अलग चैप्टर में पढ़ते भी हैं एक्चुअली। इसमें एक होमोलोगो सीरीज आती है, उसमें क्या होता है, ठीक है, एक सीरीज होती है। अगर हमारे पास CH3 है, साथ में जुड़ गया OH, CH3 CH2 है, हमारे साथ में जुड़ गया OH, CH3 CH2, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनके भी नाम आएंगे। मतलब कार्बन, अगर एक कार्बन है तो मेथेन, 2 है एथेन, 3 है प्रोपेन, ब्यूटेन 4 है, 5 प्रोपेन, पेंटेन 6 में। तो अगर हमारे पास इस टाइप से है, ठीक है, तो अगर आप इन तीनों में देखो होमोलॉगी सीरीज क्या होती है, इन तीनों में देखो हमारे पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है OH जो है वो कॉमन है इन सभी में। इस पूरी अगर पूरे कार्बन देखें तो ये हमारे पास कॉमन आता है। तो इस टाइप के जितने भी ग्रुप होते हैं जिसमें हमारे पास ये कॉमन आए तो उसको हम कहते हैं होमोलोगो सीरीज, ठीक है। इस टाइप की मतलब ओनली डेफिनेशन जानने के लिए सभी चीज़ों के हम अलग अलग नाम निकालते हैं साइंस में, ठीक है ना। अब इसमें एक्चुअली क्या होता है, अगर हमारे पास ये है तो इसका मतलब है उन मॉलिक्यूल में कुछ सिमिलरिटी, मतलब एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, और भी काफ़ी मॉलिक्यूल होंगे जिसमें OH हमारे पास होगा। तो इन सब में क्या होता है, इस सब में क्या होता है कि ये सेम होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाती है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये होगा तो वो प्रॉपर्टी तो सेम होनी है। मतलब अगर इन सभी में देखें कुछ हमें कॉमन मिलेगा तो कॉमन मिलेगा हमें ये और इसकी हमारी प्रॉपर्टी, जो इसके कारण इफेक्ट पड़ता है उस मॉलिक्यूल के ऊपर, है ना। तो इस टाइप की जो हमारी सीरीज़ होती है उसको हम होमोलोगो सीरीज़ कहते हैं। बस ये तो सिंपल सी एक डेफिनेशन है ध्यान में रखने के लिए। लेकिन जो मेन जो होता है ना, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, है ना। इस पर पूरा नोमेनक्लेचर इस पे होता है, मतलब पूरा जो हम नाम निकालते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो वो सब इन पे होता है। इन पे अलग अलग से चैप्टर भी हैं, और उन अलग अलग चैप्टर में बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग रिएक्शंस दे रखी हैं, है ना। अलग से उन पे बहुत रिएक्शन से दे रखी है। इसलिए आप अगर शुरू में इस चैप्टर को समझ लेते हो ना, अगर शुरू में इस चीज़ को समझ लेते हो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और हमें कौन सी चीज़ कहाँ काम आएगी, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है ना। अगर हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग होना हमारा,
तो आगे जाके चीज़ें हमें ईजी लगती हैं। अगर हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आगे जाके चीज़ें भी हमें हमेशा डिफ़िकल्टी नज़र आती हैं। तो इसलिए हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो जो हमने कार्बन को समझ लिया, कार्बन क्या होता है, नॉर्मल सी बात है ना, वो हम पहले भी समझ चुके हैं कार्बन कितना क्या हो सकता है। लेकिन जो मेन जो इसमें रोल आता है ना, वो एक फंक्शनल ग्रुप्स का आता है। ये 15 समथिंग 15-16 होते हैं समथिंग। तो सबसे जो मेन रोल आता है वो इनका आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें इसमें समझ ली, मतलब कार्बन की शेप कैसी होती है, कार्बन में पाई बॉन्ड सिग्मा, चलो ये हमें नॉर्मल पता ही है। फिर कार्बन को हम कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए। फिर उसका क्लासिफिकेशन देख लिया कि जो कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमें कितने टाइप से मिल सकते हैं, उनको क्या क्या कहते हैं एक्चुअली। और अब थोड़ा हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में जान लिया। जो इसमें मेन आता है ना, ये फंक्शनल ग्रुप ही आता है भाई साहब। ये अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो ये फंक्शनल ग्रुप ध्यान में रख लेना, है ना। ये कौन सा कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आता है, क्योंकि ये आप क्या जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तब तक ये साथ रहेंगे फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक है तो ये फंक्शनल ग्रुप ज़रूर है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही का आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने केवल बेसिक पढ़ा है।